भारत पुराणों में भारत को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है? सर पुराणों में भारत को एक हिमालय से और समुद्र के बीच का जो पार्ट है उसके रूप में डिस्क्राइब किया गया है। और भारत को आर्यव्रत जैसे शब्दों से पुकारा जम्बू द्वीप। गया। चलिए मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि टीवी और सिनेमा आपकी हॉबी में है, तो एक मनोरंजन का पैरेलल साधन और उभर के आया इस कोरोना टाइम में, जो ओटीटी था। ओटीटी में सिनेमा और टीवी से ज़्यादा स्कोप दिखाई देते हैं, और इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो सिनेमा और टीवी में नहीं लेकिन ओटीटी में है? सर ओटीटी में सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि इसमें हम हमारी जो आवश्यकता के अनुसार हम जब चाहे तब देख सकते हैं इसमें इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा ये कि नए नए सब्जेक्ट्स जो उभर के आ रहे हैं समाज में, ऐसे सब्जेक्ट जिन पर शायद फिल्में नहीं बनती थी, उनको इसके माध्यम से जो है दिखाया जा रहा है। और सर अभी मैं इतना सोच करौली का मीनिंग क्या है? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में खूब पैसा खर्च कर रहा है, जबकि एक विकासशील देश है। क्या ये सारा पैसा भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में नहीं लगाना चाहिए? मान लीजिए मंगल पे हमने काम किया तो उसका औचित्य क्या रहेगा? उससे अच्छा हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। आप क्या समझते हैं? सर रिसर्च और डेवलपमेंट करना एक वर्तमान जो विश्व है उसमें बहुत ही आवश्यक हो गया है। और भारत एक अब इमर्जिंग पावर के रूप में जो अपनी छवि प्रदर्शित करना चाहता है, उसके लिए हर फील्ड में जो है आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो बजट में सरकार ने इसके लिए एक बड़ा प्रयास किया है और 10 लाख करोड़ से भी अधिक का कैपिटल एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है। और सर अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो हमारा बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 12 हज़ार करोड़ है। तो ओवरऑल जीडीपी के परसेंट में या फिर हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो नहीं है, परंतु एक स्पेस अवेयरनेस को लेके स्पेस में जो बेसिक सुविधा है सैटेलाइट के माध्यम से जो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जो किसी नेशन को डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन घोषित करते हैं? यानी कोई डेवलपिंग नेशन है वो डेवलप्ड कैसे बन जाएगा? कौन कौन से क्राइटेरिया है वो? सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कुछ क्राइटेरिया रखे गए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम जैसे इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया जाता है। अच्छा, ईवी वाहनों को लेकर के अभी भारत में बहुत सी चुनौतियां आ रही हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो? सर ईवी व्हीकल्स की अब वर्तमान समय में प्राइस एक बड़ा इश्यू है कि अभी 10 लाख से नीचे शायद कोई व्हीकल इंडिया में अभी आया नहीं है। दूसरा एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत डेवलप नहीं है। तीसरा ये है कि सर जो बैटरी यूज़ होती है उसकी वजह से जो है कि चार्जिंग का टाइम बहुत लगता है, क्योंकि हम पेट्रोल या फिर डीजल व्हीकल्स में बहुत जल्दी जो है टैंक रिफ़िल कर लेते हैं, परंतु चार्जिंग का टाइम एक बड़ा इशू अभी रह गया है। तीसरा ये कि जो ईवी की कंपनियाँ जैसे टेस्ला जैसी कंपनियाँ अभी भी भारत को एक अट्रैक्टिव मार्केट नहीं समझती है। और भारत का जो ईवी मार्केट है उसमें 90% अभी भी ऐसे व्हीकल्स है जो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर है। तो 4 व्हीलर सेक्टर को अभी भी डेवलप होने की आवश्यकता। डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, बावजूद इसके हम डीएनए को ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ा जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए भी हो सकता है। तो इसके क्या कारण है कि डीएनए को वरीयता मिलती है? सर डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो डबल स्टैंडर्ड है, जबकि आरएनए की सिंगल है। तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है और आरएनए कम स्टेबल है। यही वजह है कि जो कोविड वायरस है वो भी आरएनए वायरस है और लगातार वो म्यूटेट करता है। तो इस वजह से स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने क्या होता है म्यूटेशन? म्यूटेशन सर बार बार जो अनस्टेबल जो स्ट्रक्चर है आरएनए वायरस की, उसमें चेंजेस आते रहते हैं कि स्टेबिलिटी के टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जैसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनकी वजह से बार बार चेंजेस करता है, तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है। और कुछ नए रूप ग्रहण कर लेता है या फिर नई स्ट्रक्चर अपनी बदल लेता है।